नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीके शिव। आज का हमारा जो टॉपिक है अधिगम का मूल्यांकन और इसके अलावा हम लेसन 12 जो है वो भी हम इसी वीडियो में हम करेंगे। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों 2 दिन में ये क्लास ख़त्म होने वाली है और ये सीडीपी की क्लास ख़त्म होते के साथ ही हम आपको एसएसटी का जो आपका सामाजिक विज्ञान का विषय है हम उसके ऊपर हम मैथन क्लास कराएँगे और वो भी 3 से 4 से 5 दिन में आपका कंप्लीट करवा देंगे पूरा सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए। मूल्यांकन किसे कहते हैं? मूल्यांकन का मतलब होता है एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया जो कि वैदिक काल में शिक्षार्थी का मूल्यांकन परीक्षाओं के रूप में होता था। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण को आगे बढ़ाने की क्रियाएं कितनी सफल हो रही हैं। यानी अध्यापक मूल्यांकन द्वारा यह जान सकता है कि उसने जो पढ़ाया है बच्चे को कितना समझ में आया या कितना नहीं समझ में आया। इसके अलावा कौन सी विधि से उसको पढ़ाना चाहिए कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। इन सारा जो निष्कर्ष निकलता है हमारा, इसे हम मूल्यांकन कहते हैं। हमारे देश में 1854 में वुड के घोषणा पत्र के बाद अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के प्रसार के फलस्वरूप परीक्षाओं को महत्व मिलने लगा। रॉस के अनुसार मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व या किसी की समूची जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं मूल्यांकन शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए ही पुनर्वलन का कार्य करती है, क्योंकि अगर अध्यापक को पता रहेगा कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा जो है वो कितना सीख रहा है या इससे ये भी पता चलेगा बच्चे को कि उसने कितना सीखा है। तो ये दोनों के लिए एक तरीके का पुनर्वलन का कार्य करता है कि उसको और आगे कितना ज़्यादा अचीवमेंट करना चाहिए। इसके बाद मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षण विधियाँ, शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षार्थी की सफलता को जानकर उसको उचित निर्देश देना, ये सब करता है। इसके बाद मूल्यांकन के 3 प्रकार होते हैं: निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है योगात्मक, संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन और तीसरा है निदानात्मक मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन व इसकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि अधिगम का मूल्यांकन हमें क्यों करते हैं या क्यों करना चाहिए और इसकी विशेषताएं क्या-क्या हो सकती हैं। तो इसके अंतर्गत उपलब्ध प्रमाणों के साथ कार्य करना शामिल है, जो विद्यार्थियों की प्रगति जांच करने और इसे सूचना को अनेक तरीकों से इस्तेमाल करने में समर्थ बनाती है। और यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। अध्यापक द्वारा प्राप्त सूचना को सामान्य रूप से अंकों या ग्रेडों में बदला भी जा सकता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, खासकर इस चैप्टर के लिए। छात्र के विकास की वह प्रक्रिया जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं, वो ऐसे मूल्यांकन कहलाते हैं। सतत मूल्यांकन का मतलब है कि छात्रों की वृद्धि और विकास के अविज्ञात पक्षों का मूल्यांकन एक बार के बजाय एक निरंतर प्रक्रिया है। सतत का मतलब ही होता है कि निरंतर प्रक्रिया। इसका मतलब है कि सतत मूल्यांकन का मतलब है कि एक व्यक्ति का जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है। इसके अलावा वहीं व्यापक मूल्यांकन का मतलब है कि शैक्षिक व सह शैक्षिक पक्षों को शामिल करते हुए छात्रों के वृद्धि और विकास को परखने की प्रक्रिया। यानी छात्र ने कितनी प्रगति की है, कितनी नहीं की है एक सेमेस्टर में या एक साल में, तो वो जो है व्यापक मूल्यांकन होता है। और सतत मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसके बाद बच्चों का मूल्यांकन सतत व व्यापक मूल्यांकन के द्वारा ही होना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या-क्या होते हैं? पहला होता है सीखने की प्रक्रिया पर बल देना और याद रखने पर बल नहीं देना। दूसरा होता है अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को छात्र केंद्रित क्रियाकलाप बनाना। इसके बाद है मूल्यांकन को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना। और फिर लास्ट है बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता। सतत और व्यापक मूल्यांकन की 4 विधियां होती हैं: निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि और विवरण विधि। इसके बाद ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कैसे होता है? मनुष्य के अनुसार ब्लूम के अनुसार व्यवहार जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। अब दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट पे आ जाते हैं, प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो इस बार एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चनों को इसमें ऐड किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सीखने के लिए आकलन निम्न का ध्यान रखता है, इसे छोड़कर, यानी किसका ध्यान नहीं रखता है? विद्यार्थी की त्रुटियों को, विद्यार्थी की आवश्यकताओं को, विद्यार्थी की क्षमताओं को या विद्यार्थी की अधिगम शैलियों को। तो सीखने के लिए आकलन जो होता है वो विद्यार्थी की त्रुटियों को ध्यान में नहीं रखता है। इसके बाद है दोस्तों विद्यालय आधारित मूल्यांकन कैसा होता है? बहुआयामी, एक आयामी, संकीर्ण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो होता है वो बहुआयामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के मापदंड होते हैं, ये तुलनीय होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, ये युक्तिसंगत होते हैं या उपरोक्त सभी होते हैं। तो अधिगम के अच्छे मूल्यांकन जो होते हैं वो ये तीनों ही होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आकलन मूल्यांकन की बहुआयामी संकल्पना है, संक्षिप्त संकल्पना है, विस्तृत संकल्पना है या इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों आकलन जो है वो मूल्यांकन की बहुआयामी संकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, पढ़ाई में असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन होता है योगात्मक, रचनात्मक, निदानात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पढ़ाई में असफल हो जाते हैं उनका मूल्यांकन हम करते हैं निदानात्मक रूप से, ताकि वो पढ़ाई में दोबारा असफल ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण है? निरीक्षण, प्रश्नावली, जांच सूची या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन, क्योंकि दोनों मूल्यांकन इसमें शामिल हो गए, तो ये तीनों विधि इसके अंतर्गत आती है, तो हमारा ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सबसे उचित तरीके से किया जा सकता है? ऑप्शन 1 निदानात्मक परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या स्क्रीनिंग परीक्षण। तो दोस्तों गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सबसे उचित तरीके से किया जा सकता है? वो है अभिक्षमता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? जांच परीक्षण के लिए, पृथक्करण के उद्देश्य के लिए, प्रेरणा के लिए, अंक व ग्रेड के लिए। तो दोस्तों अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक है, क्योंकि अधिगम में आकलन नहीं होगा तो आपको प्रेरणा नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन एक ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है? अनुक्रिया, संश्लेषण, ध्यान देना या प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ये क्विज आ गया है आपका, मध्याह्न भोजन स्कीम मिड डे मील की जो स्थापना है वो कब प्रारंभ की गई थी? इसकी शुरुआत कब की गई थी ये बताना है। आप इस वीडियो के कमेंट में हमें अपना जवाब लिखकर भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देती है सीखने को किस प्रकार अवलोकित कर रिकॉर्ड को सुधारा जाए? बोर्ड परीक्षा की आवश्यकताओं पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सीखने को किस प्रकार अवलोकित कर रिकॉर्ड को सुधारा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है, इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में जानने जानने का अवसर मिलता है? वे क्या सोचते हैं, वे क्या सीखते हैं, वे क्या सीखते हैं या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सतत मूल्यांकन की किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा का प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार आदि को लिखता है और इन्हीं सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? ये कौन से प्रकार का मूल्यांकन है? निरीक्षण, जांच सूची, साक्षात्कार या प्रश्नावली। तो दोस्तों एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा का प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार, इन सब चीज़ों को लिखता है। तो ये हमारा किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है? वो है जांच सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों को दिशा निर्देश के आधार पर तो किया जाता है किंतु बोर्ड स्तर पर नहीं, कहलाता है अवलोकन, निरीक्षण, विद्यालय आधारित मूल्यांकन या व्यापक मूल्यांकन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों विद्यालय आधारित मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए? ऑप्शन 1 शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन 2 फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन 3 अलग अलग विद्यार्थी से इनकी तुलना करना। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों का पता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्यांकन शिक्षण और शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है? समावेशन, पुनर्बलन, अधिगम या आत्मसातकरण। तो दोस्तों मूल्यांकन जो है विद्यार्थी के लिए किस तरीके का काम करता है? पुनर्बलन का। तो दोस्तों ये क्लास हमारी यहीं खत्म होती है, हम नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों हमारा प्रश्नों का निर्माण व उपलब्धियों का मूल्यांकन, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट। इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या होता है ये। उपलब्धियों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन सतत व व्यापक होते रहना चाहिए और इसके लिए कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, परंतु ग्रेडिंग विधि को बेहतर माना जाता है। सामान्यतः ग्रेडिंग पद्धति में विद्यार्थी की उपलब्धि को दर्शाने के लिए 5 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? ए प्लस, जो कि होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सर्वोत्कृष्ट, जिसमें 90 से 100% के बीच में अगर आपका परसेंटेज आ जाता है तो वो आपका ए प्लस हो जाएगा। ए जो होता है उत्कृष्ट, जिसे हम बोलते हैं एक्सीलेंट, 75 से 89 के बीच में होता है ये। नेक्स्ट है बी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, यानी 56 से 74% के बीच में। सी होता है अच्छा, 35 से 55 के बीच में। और डी होता है औसत, एवरेज, 35 से कम। दोस्तों अब इसके बाद बात कर लेते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। इसके मूल्यांकन से छात्रों का फीडबैक उपलब्ध कराया जाता है जो छात्रों की त्रुटियों को समझकर उन्हें दूर करने में सहायता करता है। सैडलर के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक और स्व मूल्यांकन दोनों शामिल होते हैं।
इसके बाद रचनात्मक मूल्यांकन को रूपात्मक आकलन भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पिछले सीटेट के एग्जाम में आ चुका है। रचनात्मक मूल्यांकन को कौन सा आकलन कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है रूपात्मक आकलन। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन ग्रेडिंग चार्ट। तो दोस्तों A1 जिसका होगा 10 पॉइंट और इसके अंक होंगे 91 से 100 के बीच में। इसके बाद है A2 जिसका ग्रेडिंग पॉइंट होगा 9, इसके अंक होंगे 81 से 90 के बीच में। इसके बाद है B1 जो कि 71 से 80 के बीच में नंबर होते हैं और 8.0 मार्किंग होती है। B2 आता है फिर इसके बाद 61 से 70 के बीच में इसके अंक होते हैं और 7.0 जो होते हैं ग्रेड पॉइंट होते हैं। इसके बाद C1 आता है 51 से 60 के बीच में अंक होते हैं और 6.0 इसके ग्रेड होते हैं। इसके बाद C2 41 टू 50 5.0 ग्रेड होते हैं और इसके बाद लास्ट आता है D 33 टू 40 जिसका आता है ग्रेड 4.0। इसके बाद है 21 टू 32 अंक होते हैं जिसमें उसको E1 बोला जाता है, ग्रेड पॉइंट इसमें नहीं दिया जाता, या 2.0 इसमें दिया जाता है। और इसके बाद है E2 जिसमें 1.0 ग्रेड दिया जाता है 0 टू 20 के लिए। इसके बाद है प्रश्नों का निर्माण। शिक्षार्थी का मूल्यांकन उससे प्रश्न पूछकर या उसके सामने समस्याएं रखकर किया जा सकता है। दिए गए उत्तरों के संबंध में प्रश्न बनाने की क्षमता भी शिक्षण का उचित परीक्षण है कि प्रश्न कितने अच्छे तरीके से बन रहे हैं, शिक्षण भी उसका अच्छे से होगा। इसके बाद देख लेते हैं अच्छे प्रश्नों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। भाषा अच्छी होनी चाहिए, प्रश्न सुस्पष्ट होने चाहिए, दुविधा रहित होने चाहिए, विषय वस्तु प्रश्न उसी क्षेत्र से संबंधित होने चाहिए, उद्देश्य पर आधारित प्रश्न होने चाहिए, कठिनाई का स्तर अच्छा होना चाहिए। इसके बाद विषय क्षेत्र का होना चाहिए। ये एक अच्छे प्रश्न की विशेषताएं हैं। इसके बाद पूरक प्रश्न के प्रकार कौन कौन से होते हैं? निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न के विभिन्न रूप होते हैं, वैकल्पिक प्रश्न, मिलान के प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो दोस्तों ये हमारी थ्योरी की क्लास खत्म हो गई। इसके एमसीक्यूज पर आ जाते हैं। एमसीक्यूज में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इसके प्रैक्टिस सेट हमने बनाए हैं जो कि आपके इसके एग्ज़ाम में सीटेट 2021 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? ऑप्शन 1 तुलनात्मक मूल्यांकन, प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीबद्ध ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मूल्यांकन जब हम करते हैं तो सबसे अच्छा मूल्यांकन होता है ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? उत्तर मुक्त वाला, सत्य असत्य, निबंधात्मक प्रश्न, या लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सत्य असत्य जो है वो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से परीक्षा के कौन कौन से प्रकार हैं? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, खुली किताब आधारित परीक्षा, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमने इन तीनों प्रकार की परीक्षाओं के बारे में सुना हुआ है, तो हमारा ऑप्शन 4 सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं दोस्तों, ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत कितने प्रतिशत प्राप्त अंक वाले छात्र को सर्वोत्कृष्ट यानी A+ ग्रेड दिया जाता है? तो वो है 90 से 100% वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण किया जा सकता है तकनीकी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, एक शिक्षक प्रश्न बनाने के बाद ये जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है, वह मुख्य रूप से प्रश्न की डैश के बारे में चिंतित है। अगर एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या वह प्रश्न परीक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है, तो वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतित है। ऑप्शन 1 है आपका संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, ऑप्शन 2 विश्वसनीयता, ऑप्शन 3 प्रश्नों के प्रकार, या ऑप्शन 4 वैधता। तो दोस्तों ये जांच कर रहा है कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, एक चित्र के द्वारा एक डॉक्टर को रोगी का परीक्षण करते हुए दिखाया गया है, यह कौन से प्रश्न का प्रकार है? एक चित्र के द्वारा एक डॉक्टर को रोगी का परीक्षण करते हुए दिखाया गया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वैकल्पिक, चित्रात्मक, या लघु उत्तरीय। क्योंकि दोस्तों ये चित्र के द्वारा दिखाया गया है तो ये चित्रात्मक प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है? वस्तुनिष्ठ, अधि लघु उत्तरीय, वैकल्पिक, या निबंधात्मक। तो दोस्तों जब भी परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो उनको वैकल्पिक प्रकार के प्रश्न देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? समस्या समाधान, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विश्लेषणात्मक प्रश्नों से संबंध रखता है। तो दोस्तों अब आपका क्यूज आ गया है, सीटेट यूपी टेट का प्रश्न पत्र किस प्रकार के प्रश्नों का एक उदाहरण है? यह आपका
ये एक क्वेश्चन है, क्विज है, जो आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है कि सीटेट या यूपी टेट का प्रश्न पत्र जो आपने देखा होगा, अगर आपने पहले दिया हो, तो किस प्रकार के प्रश्नों का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं क्या होती हैं? निर्धारित समय सीमा, सरल व स्पष्ट भाषा, प्रश्न उद्देश्य पर आधारित या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों ही हमारे अच्छे प्रश्नों की विशेषता होती है, तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आलोचनात्मक चिंतन का क्या अर्थ है? केवल सकारात्मक चिंतन, केवल नकारात्मक चिंतन, एक व दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आलोचनात्मक चिंतन वह होता है जिसके हम सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों ही सोचते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 सही है, एक व दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सत्य असत्य, सही गलत, हाँ व ना नहीं उत्तर देने वाले प्रश्न किसके अंतर्गत आते हैं? मिलान प्रकार के, वैकल्पिक उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या पूरक प्रश्न। तो दोस्तों ये वैकल्पिक उत्तर वाले आते हैं, तो हमारा ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ऑप्शन 1 अनुबोधन व संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ऑप्शन 2 मूर्त व अमूर्त उपहार देना। ऑप्शन 3 शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। या ऑप्शन 4 सीधे स्पष्टीकरण देना। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुबोधन व संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भाषा की परीक्षा में शब्द, पद, वाक्य आदि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का सबसे अधिक प्रयोग होता है? ऑप्शन 1 निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न होते हैं लघु उत्तरीय, निबंधात्मक, अति लघु उत्तरीय, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जल्दी से जल्दी ही एसएसटी की भी आपकी मैराथन क्लास लेके आने वाले हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।